बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। पहले इसको ईटिंग डिसऑर्डर्स कहा जाता था, लेकिन DSM-5 में इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, कुछ नए डिसऑर्डर्स ऐड किए गए, तो उनकी वजह से अब इसको नाम दे दिया गया है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमारे पास डिसऑर्डर है जिसको पिका बोला जाता है, हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी नॉन न्यूट्रिटिव जो फूड्स होती है, नॉन न्यूट्रिटिव फूड, नॉन फूड सब्सटेंस जिसमें होते हैं, उनको अगर एक जो है वो इंडिविजुअल है वो 1 मंथ तक उसको खाता है, उसको ईट करता है, यानी ऐसे जो कि फूड नहीं है, ठीक है। ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव जो फूड सब्सटेंसेस हैं ये इनअप्रोप्रिएट होती है तो डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द इंडिविजुअल वो उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बच्चे के लिए, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ें या कोई कागज़ वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो खाना। तो ईटिंग बिहेवियर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कल्चरली सपोर्टेड और सोशली नॉर्मेटिव प्रैक्टिस में वो चीज़ें नहीं आती, यानी सोशली वो चीज़ें नहीं होती। अगर ये ईटिंग बिहेवियर अकर हो रहा है एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या कोई और मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, उसकी वजह से तो नहीं है। यानी सिंपली इसमें जो मेन चीज़ है वो परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन फूड सब्सटेंसेस जो है उसे हम पीका कहते हैं। अगर 1 महीने तक एक इंडिविजुअल जो है, मुसलसल एक बच्चा जो है ख़ास तौर पर उसको ईट करता है, उसको खाता है, ठीक है, और इसकी वजह से उसका इनअप्रोप्रिएट होता है सब्सटेंस जो वो खा रहा है उसकी डेवलपमेंटल लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, तो उसे हम जो डायग्नोज करते हैं वो पिका बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है उसको र्यूमिनेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। र्यूमिनेशन बेसिकली इसमें रिपीटेड रिगॉर्जिटेशन होती है। रिगॉर्जिटेशन जो है ये जब हम अनइंटेंशनली स्पिट आउट कर देते हैं, खुराक को बाहर निकाल देना, जो अनडाइजेस्टेड और पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है उसको स्टोमिक से बाहर निकाल देना, तो उसे रिगॉर्जिटेशन कहा जाता है। तो इसमें रिगॉर्जिटेशन होती है फूड की ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ तक, और जो रिगॉर्जिटेटेड फूड होती है उसको मे बी वो रीच्यू करता है और रीस्वेल्ड कर देता है और स्पिट आउट भी कर देता है, फेंक दे। ये रिपीटेड रिगॉर्जिटेशन है, इज़ नॉट एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एनी एसोसिएटेड जो है गैस को, इसकी यानी कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या कोई और मेडिकल कंडीशन प्रॉब्लम की वजह से नहीं होनी चाहिए, तो तब हम इसको जो है वो डायग्नोज करते हैं रिमिनेशन डिसऑर्डर। और इसमें जो ईटिंग जो डिस्टर्बेंस है वो किसी और वजह से ना हो रही हो, यानी नक्सिया नर्वसा की वजह से, ब्ल्यूमा नर्वसा की वजह से, बिंजिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से, या अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर की वजह से ना हो, तो फिर हम इसको कह के कि ये रिमिनेशन डिसऑर्डर आता है, अगर उनके सिम्टम्स इसमें नहीं है तो। और फिर रिगॉर्जिटेशन हो रही है फूड की, तो और ये 1 मंथ तक जारी रहती है, तो इसे हम रिमिनेशन डिसऑर्डर जो है उसमें कंसीडर करते हैं, उसमें ये की जाती है। नेक्स्ट हमारा फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर है। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि फीडिंग डिस्टर्बेंसेस होती हैं, यानी खाने की तरफ इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी अपनी जो है उसकी सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, फूड की वजह से नहीं हो पाता, यानी उसको देख कर खुश स्मेल से, और इस तरह कोई भी इसमें परसिस्टेंट जो फेलियर होता है कि उसमें अप्रोप्रिएट जो न्यूट्रिशनल और एनर्जी नीड जो होती है वो पूरा नहीं होती, वो इसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं। अगर इनमें से जो मैं प्रॉब्लम आपकी 3 प्रॉब्लम इसमें से कोई एक हो रही है, यानी उसका सिग्निफिकेंट वेट लूज़ हो रहा है, जो है वो उसके बाद वो एक्सपेक्टेड जो वेट गेन है वो नहीं कर पा रहा है, और बच्चों की जो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, और डिपेंडेंस हो रही है ऑन इंटरनल फीडिंग और ऑरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो है वो डिपेंडेंसी हो जाती है, तो इसमें इंटरनल फीडिंग उसको दी जाती है या औरल जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से जी वाज़िया तौर पर अगर इंटरफेरेंस हो रही है विद साइको सोशल फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इनमें से कोई एक भी अगर जो है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अगर ये हो रही है, तो फिर उसको हम अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस है वो जो है इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय लैक ऑफ अवेलेबल फूड, ये ना हो कि खुराक ही नहीं है तो भाई दिल कैसे करेगा, खाएंगे कैसे, ये इशू इसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये दूसरे डिसऑर्डर्स का इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए जो हमारे फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर हैं। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज करते हैं कि ये जो है हमारी इसको हम अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव इनटेक फूड जो है वो डिसऑर्डर कहा जाता है।
जी नेक्स्ट हमारा जो ईटिंग डिसऑर्डर उसमें एनोरेक्सिया नर्वसा है, काफ़ी वेल नाउन ये डिसऑर्डर है, जो इसमें कि एक इंसान जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो खाता नहीं है, खाना नहीं खाता है, इस वजह से नहीं खाता है कि उसका वेट गेन हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी शेप ख़राब हो जाएगी। ज़्यादातर ये फीमेल्स के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है। इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी की, जो बॉडी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरी नहीं होती, और इसमें लो वेट जो है हो जाता है। लो वेट जो है उसका यानी जो उस एज के लिए, उस उम्र के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो उसको मिनिमली जिसको एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कम हो जाता है। सिंपली इंसान जो है वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो इंटेंस फेयर होता है गेनिंग वेट और बिकमिंग फ़ैट, कि मैं मोटे हो जाऊंगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा, और परसिस्टेंट उसका बिहेवियर होता है जो कि उसे रोकता है वेट गेन करने से, इवन दो एज अ सिग्निफिकेंटली लो वेट, हत्ता कि उसे वाज़ेह तौर पर वेट कम भी होता है। और डिस्टर्बेंस जो होती है इन द वे विच वंस बॉडी वेट और शेप इज़ एक्सपीरियंस undue influence of body weight और shape on self evaluation, और persistent lack of recognition होती है, इसमें उसकी seriousness होती है और current body weight के हवाले से। जिसके बाद हमारा बुलिमिक नर्वसा आ जाता है। बुलिमिक नर्वसा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, इसमें थोड़ा फ़र्क ये चीज़ है कि अब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न आप आ सकता है, इसको थोड़ा सा आपने क्लियर करना है ताकि आप क्लियरली दोनों के डिफरेंस को, जो बुलिमिक नर्वसा है और बिंज ईटिंग है, उसको आप क्लियर कर सकें। तो इसमें रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं बिंज ईटिंग के, यानी बार बार खाने के दौरे पड़ते हैं, बार बार खाना। एन एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग जो है वो करेक्टराइज की जाती है कि इसमें एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, यानी बंदा खाता है बार बार मुख्तलिफ वक्फों में एन अमाउंट ऑफ फूड, और जो कि डेफिनेटली लार्जर होती है उस खुराक से जो आम इंसान आम जो है अपने पीरियड्स ऑफ टाइम जो होते हैं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उसे खाता है, यानी जो हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं उससे ये अमाउंट में ज़्यादा होता है। और फिर उसके अलावा इसमें सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल होता है ओवर ईटिंग ड्यूरिंग एन एपिसोड। जब भी वो दौरा पड़ता है खाने का तो उस दौरान जो है वो उसको अपने आप पर उसको सेंस जो होती है लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिकरेंट इन अप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर। अब उसमें बंदा क्या करता है कि बार बार उसे इन अप्रोप्रिएट वो कंपनसेटरी बिहेवियर अपनाता है, यानी ऐसा बिहेवियर अपना है जो कि अब उसकी कंपनसेशन की जा सके, यानी जो उसने खा लिया अब उसको कंपनसेट कैसे करे, यानी उसके अंदर जो ख्याल आता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसकी जो है वो उसके लिए क्या करता है, सेल्फ़ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करता है। सेल्फ़ इंड्यूस्ड वोमिटिंग जो खुद से आप वोमिट करते हैं, उसके अलावा लिक्सेटिव्स का मिसयूज़ करता है, ड्यूरेटिक्स जो मेडिसिन्स होते हैं उनका करता है, और मेडिकेशंस लेता है, भूखा रहता है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज इसमें की जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो इसको जो है वो बुलिमिक नर्वसा कहा जाता है। यानी इसमें एक चीज़ है बिंज ईटिंग के एपिसोड्स होते हैं, लेकिन इसमें कंपनसेटरी बिहेवियर जो है वो इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर जो है उसको ऑप्ट किया जाता है उस बिंज ईटिंग को जो है उसको निकालने के लिए, उससे कंपनसेशन के लिए। तो ये आपने थोड़ा सा जो है उसमें फ़र्क लाजमी तौर पर देखना है। ये जो बिंज ईटिंग का और इनअप्रोप्रिएट जो कंपनसेटरी बिहेवियर्स हैं ये दोनों अकर होते हैं, एवरेज में अकर होते हैं एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स। यानी अगर 3 महीने तक हफ्ते में एक दिन लाजमी तौर पर ऐसा हो कि इंसान पित्तों का खाए उसके बाद कंपनसेटरी बिहेवियर ऑप्ट करे, तो उसको जो है हम इस जो है वो बुलिमिक नर्वसा कहते हैं। इसमें एक और चीज़ है सेल्फ एवेल्यूशन होती है कि अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी शेप एंड वेट के हवाले से, यानी मेरी बॉडी शेप ख़राब हो जाएगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा, इस तरह से वो इंसान अपनी सेल्फ एवेल्यूशन करता है कि वो ख़राब हो रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए वो फिर क्या करता है कि अपनी वो ये कंपनसेटरी बिहेवियर जो है उसको ऑप्ट करता है, जो कि इनअप्रोप्रिएट वे में होता है, ये याद रखिएगा। जैसा कि हमने पहले बताया है, अब बिंज ईटिंग आ जाता है। बिंज ईटिंग में और बुलिमिक नर्वसा में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो याद रखिएगा कि उसमें जो है इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर ऑप्ट किया जाता है, इसमें इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर कंपनसेशन नहीं की जाती बल्कि बस खाया ही जाता है। यानी रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं बिंज ईटिंग के, और एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग इज़ कैरेक्टराइज बाय बोथ ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक तो ईटिंग होती है इन अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उसमें पहले उसमें थी, ठीक है, और आम रूटीन से ज़्यादा इंसान खाता है, और एक सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड। जो पहला उसका क्राइटेरिया था वही सेम इसमें क्राइटेरिया है।
और जो बिंज ईटिंग एपिसोड्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ईटिंग मच मोर रैपिडली देन नॉर्मल। एक तो तेज़ तेज़ खाता है, रैपिडली खाता है आम रूटीन से। एक जो है वो तब तक खाता है जब तक वो अनकंफर्टेबली फुल ना हो जाए, यानी ऐसा ना महसूस हो कि अब मुंह से निकलने लगा है, वापस आने लगा है। ईटिंग फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाता है व्हेन नॉट फीलिंग फिजिकली हंग्री, जब वो फिजिकली हंग्री भी नहीं फिर भी वो लार्ज अमाउंट खा लेता है। और ईटिंग अलोन बिकॉज ऑफ फीलिंग इम्प्रेस्ड बाय हाउ मच वन इज़ ईटिंग, एक तो वो तनहा खाता है कि उसे एम्बेरसमेंट ना हो, एम्बेरसमेंट की वजह से वो जो अकेला खाता है। दूसरा फीलिंग डिस्गस्टेड विद वन सेल्फ, डिप्रेस्ड और वेरी गिल्ट आफ्टरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो अपने आप पे डिस्गस्टेड उसका होता है और एक डिप्रेस्ड होता है और वेरी गिल्टी उसके बाद वो फील करता है जब वो खाना खा लेता है और इस तरह का वो फील करता है। तो ये है जी आपका बिंज ईटिंग जो कि बहुत है। तो ये दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा। अब तीनों का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमारा एनोरेक्सिया नर्वसा है उसमें खाता ही नहीं है कि वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, वो भूखा रहता है। आम नॉर्मल उसका वेट जो होता है उससे भी उसको कम हो जाता है और अपनी किस्म का बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है, लेकिन फिर भी नहीं खाता। जो हमारा ब्लूमा नर्वसा है उसमें खाता है, बिंज ईटिंग एपिसोड्स आती हैं लेकिन उसके बाद वो इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर ऑप्ट करता है। तीसरा बिंज ईटिंग है जिसमें बेतुका खाता है, ठीक है, और उसमें कोई उसका कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं तक अपनाता, ठीक है जी। और उसके बाद वो डिस्गस्ट फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है और गिल्ट फील करता है। ये है जी आपका बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसकी टियोलॉजी पे हम बात करते हैं। मैनी डिफरेंट इस पे इन्फ्लुएंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो मोर लाइकली टू बोथ सफ़र फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर। जो हमारे फर्टर्नल ट्विन्स होते हैं उनकी निस्बत, और जो बायोलॉजिकल उसमें रिलेटिव्स जो होते हैं, पीपल जो होते हैं विद बुलिमिक नर्वस एंड एनोरेक्सिया नर्वस अपीयर टू हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डर। अगर फैमिली में किसी और को होता है बायोलॉजिकल जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें से, तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत हमने। दूसरा पर्सनैलिटी फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं जी। कुछ रिसर्चर्स जो है वो नोट करते हैं कि पीपल जो ईटिंग डिसऑर्डर हैं वो मोर लाइकली टू हैव सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके इस तरह के होते हैं। जो एनोरेक्सिया नर्वसा होते हैं वो ज़्यादा ऑब्सेसिव, रिजिड, न्यूरोटिक और इमोशनली इनहिबिटेड होते हैं। और जो बुलिमिक नर्वसा जो है वो इम्पल्सिव, ओवर सेंसिटिव जो होते हैं और पोअर सेल्फ स्टीम उनके अंदर पाई जाती है। जो कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिसमें कल्चरल फैक्टर्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर। वन एग्जांपल इज़ द हाई जो वैल्यू प्लेस्ड ऑन थिननेस इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जी, वो भी सारा, यानी हमारे कल्चर जहाँ पे स्मार्टनेस को ज़्यादा पसंद किया जाता है वहाँ पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ पे हेल्दी के वहाँ पे और तरह की, यानी कल्चरल फैक्टर्स हैं। कहीं पे हेल्दी लोगों को पसंद किया जाता है, कहीं पे स्मार्ट लोगों को पसंद किया जाता है। तो ये दिस इज़ द एटियोलॉजी ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। उसके बाद हमारे फैमिली इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं। फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है जी ईटिंग डिसऑर्डर के स्टार्ट होने में। कुछ थियरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो रिलेट करता है हमारे इनसफिशिएंट ऑटोनॉमी जो है विद इन द फैमिली, यानी हमारी जो इंडिपेंडेंस है फैमिली के अंदर वो भी इसमें। दूसरे इसके बाद प्रपोज ये भी करते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो अफेक्टेड होता है बाय मदर्स हु प्लेस टू मच एम्फेसिस ऑन बॉडी वेट, जो बॉडी वेट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती हैं। और अक्सर मैं देखा होगा घर में फैमिली में लोग कि आपका वेट तो बढ़ रहा है, आप तो मोटे हो रहे हो या इतना हो रहे हो। तो कॉग्निटिव फैक्टर्स है इसमें भी। पीपल विद ईटिंग डिसऑर्डर शो डिस्टॉर्शंस ऑफ थिंकिंग, उनके अंदर थिंकिंग की डिस्टॉर्शंस होती हैं जो लोगों के अंदर, जैसे कि वो सोचते हैं कि रिजिड वे में सोचते हैं। इसके अलावा ये क्लियर नहीं है कि ये टाइप जो थिंकिंग की है वो ईटिंग डिसऑर्डर या की काज बनती है या ईटिंग डिसऑर्डर से होते हैं। तो स्ट्रेस का भी इसमें किरदार जी। जो ऑनसेट हो एनोरेक्सिया नर्वसा का इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्ट्रेसफुल इवेंट, जैसे कि लिविंग होम फॉर कॉलेज और इस तरह की जो है उसमें स्ट्रेस का भी इसमें किरदार हो सकता है। तो ये थी हमारी एटियोलॉजी ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर जी। अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो मेन जो इसकी न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ईटिंग डिसऑर्डर की, उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है एनोरेक्सिया की उसमें रिक्वायर्ड होती है, जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है। इसकी वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं डिसऑर्डर्स की उसको कम किया जा सकता है। रीइंफोर्सेस प्रोवाइड करके भी हम जो है उसको वेट गेन हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हम इस लंबे अरसे तक उसको मेनटेन नहीं रख सकते वेट गेन को। इसके अलावा फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट है वो भी एनोरेक्सिया के लिए इम्पोर्टेंट
हो सकती है और उसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट है ब्लूमा के लिए, और उसमें जो है फोकस किया जाता है क्वेश्चनिंग सोसाइटीज़ के स्टैंडर्ड्स के हवाले से, उसकी फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस के और बिलीफ को चेंज करने से, इनकरेज करने से, जी सीवियर फूड रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, और नॉर्मल ईटिंग पैटर्न्स को डेवलप करने के हवाले से। तो इस तरह से हम कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट करके भी ईटिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की दिमागी और ज़हनी बीमारी से महफूज फ़रमाए, आपको परेशानियों से महफूज फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।